लिबरलिज्म की बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द आइडियोलॉजी, इट इज वन ऑफ द आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी सेट ऑफ आइडियाज होते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर सिस्टम। अगर आप कहीं पे रहते हैं तो आपके हिसाब से वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं यहाँ आइडियोलॉजी मतलब जो रैंक सिस्टम गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए ये हमारे माइंड से हमारे आइडियाज के हिसाब से होना चाहिए। इसी तरह से कुछ आइडियोलॉजीज हैं उनको हमें स्टडी करना है। एंड द फर्स्ट आइडियोलॉजी इज दैट इज लिबरलिज्म। आपने लिबर्टी वर्ड सुना है जो लाइबर से निकला है जिसमें आप फ्रीडम समझते हैं, तो इसी तरह थोड़ा सा फ्रीडम यहाँ पर इट इज लिबरलिज्म। और जहाँ तक लिबरलिज्म एज एन आइडियोलॉजी की बात है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न में नॉर्थ अमेरिका आता है, उसमें वेस्टर्न यूरोप या पूरा यूरोप में आता है। जब हम ये कहते हैं इट इज क्लोजली रिलेटेड टू वेस्टर्न वर्ल्ड, दैट मींस जो वेस्टर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है लिबरलिज्म के साथ, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है लिबरलिज्म के साथ। लेकिन ये लिबरलिज्म जो है अगर हम इसके ओरिजिन में जाएंगे सो दैट कैन बी ट्रेस इट टू 15th and 16th century of western world, खासकर in particular Europe when people were facing the challenges of feudalism. Feudalism आपको पता है when they were exploiting the landless peasants, when they were exploiting the landless peasants. So जब हम ये फैक्टर्स देखते हैं वो कौन से रीजंस या कॉजेस थे जिनकी वजह से लिबरलिज्म वजूद में आ गई, जिनकी वजह से जो रिस्पांसिबल बन गए लिबरलिज्म के लिए। नंबर 1, लिबरलिज्म वाज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट। ये खिलाफ मूवमेंट था, एक प्रोटेस्ट मूवमेंट था, एक क्रिटिक था किसका? हिरार्चिकल एंड प्रिविलेज्ड क्लासेस, जो रूल रहता था प्रिविलेज्ड क्लासेस का, असर रखने वाले अमीर लोग जो थे, जो कुछ सोसाइटीज कुछ फैमिलीज थी जो कुछ चला रहे थे, एक सिस्टम को चला रहे थे, गवर्नेंस वहां पे कर रहे थे, उनके खिलाफ ये था। सो हिरार्चिकल, अगर वो खानदानी राज हुआ करता था या अगर वो प्रिविलेज्ड क्लास हुआ करता था, वो रूल करते थे कंसिस्टेंटली इन द फॉर्म ऑफ इलाइटिस्टिस या इन द फॉर्म ऑफ मोनार्की या टायरनी व्हाटएवर। तो उन रिजीम्स, उन सिस्टम्स, उन क्लासेस के खिलाफ ये प्रोटेस्ट मूवमेंट था लिबरलिज्म। उसके साथ साथ जो रूलर्स थे उनका एब्सोल्यूटिज्म था, एब्सोल्यूट पावर्स उनको थे। तो जब हम वहां पर कहते हैं मोनार्च वाज एब्सोल्यूट, उस बादशाह को 100% पावर्स थे, वो पावर्स किसी के साथ शेयर नहीं करता था। दैट मींस अगर उसके पावर्स एब्सोल्यूट थे, उसके पावर्स वहां पर इनडिविजिबल थे। इनडिविजिबल मतलब वो किसी के साथ वो पावर्स शेयर नहीं कर सकता था। उसकी जो अथॉरिटी थी दैट वाज इनएलिनेबल। इनएलिनेबल मींस उसकी वो अथॉरिटी उसे कोई छीन नहीं सकता था, उसकी वो अथॉरिटी कोई छीन नहीं सकता था। और वहां पर एक और चीज भी थी जो रिस्पांसिबल फैक्टर बना लिबरलिज्म के लिए, दैट मींस वहां पर मजहब का भी कुछ रोल था एज फार एज ह्यूमन कंडक्ट वाज कंसर्न, एज फार एज ह्यूमन कंडक्ट वाज कंसर्न। क्योंकि वहां पर जो लड़ाई थी मेडिवल टाइम्स में, मिडिल एजेस में, वो ये थी कि स्टेट सुपीरियर है या चर्च सुपीरियर है, स्टेट सुपीरियर है या चर्च सुपीरियर है। तो बहुत सारे जो फिलासफर्स उन्होंने बता दिया जो चर्च है दैट इज सबऑर्डिनेट टू स्टेट, और कुछ कहते थे जो चर्च है वो स्टेट के बराबर है, चर्च जो है वो सुप्रीम है स्टेट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच था। और इसके रिलेटेड एक थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ टू स्वर्ड्स, थ्योरी ऑफ टू स्वर्ड्स। तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, थ्योरी ऑफ टू स्वर्ड्स। एक स्वर्ड थी स्टेट और एक स्वर्ड थी चर्च। सो रिलीजन को भी वहां पे रोल था। और एक और चीज जो वहां पर लिबरलिज्म के लिए एक बड़ा रीजन बना वो ये था, लैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्यू फैमिलीज। ये जो फ्यू फैमिलीज थी ना, ये रिच क्लास थी और ये फ्यूडल्स थे। सो फ्यूडलिज्म वाज देयर, और फ्यूडलिज्म की वजह से जो एक्सप्लॉइट सबसे ज्यादा होते थे वो पीसेंट क्लास होता था जो लैंडलेस थे, जो लैंडलेस थे। एक और चीज जो रिस्पांसिबल रही है लिबरलिज्म की इमर्जेंस के लिए, दैट वाज ये लिबरलिज्म उस टाइम एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी बनी, क्योंकि लिबरलिज्म फ्रीडम में बिलीव करती है, लिबरलिज्म आजादी में बिलीव करती है। और वहां पर जो मिडिल क्लास थी, वो मिडिल क्लास उस टाइम एक इकोनॉमिक क्लास था, वो चाहते थे हम ट्रेड एक्टिविटीज करेंगे, हम क्या करेंगे एंटरप्राइज या ट्रेड एक्टिविटीज करेंगे, हमें उसमें एब्सोल्यूट फ्रीडम होनी चाहिए, हमें उसमें एब्सोल्यूट फ्रीडम होनी चाहिए। उसके साथ साथ इस लिबरलिज्म के लिए दो तीन जिस तरह हम कहते हैं रेनेसेंस, दैट इज मॉडर्निज्म, डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। सो रेनेसेंस दैट इज मॉडर्निज्म। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन अगर आपने पास्ट में कुछ गलत किया हो, कुछ प्रैक्टिसेस, उन प्रैक्टिस को आप रोकने की कोशिश करते हो, आप डेवलपमेंट प्रमोट करना चाहते हो या ब्रॉड विजन बनाना चाहते हो। सो रेनेसेंस, रिफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये चीजें भी ये इवेंट्स भी रिस्पांसिबल थे फॉर द इमर्जेंस ऑफ लिबरलिज्म। एंड एज फार एज लिबरलिज्म की जो अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं, देयर आर वेरियस डायमेंशंस, एंड वी कैन कॉल देम द टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, जिसमें क्लासिकल आता है। क्लासिकल का जो दूसरा नाम है वो है नेगेटिव, वो है नेगेटिव। क्लासिकल के अपोजिट में आता है मॉडर्न। अगर क्लासिकल नेगेटिव है तो मॉडर्न क्या है? पॉजिटिव। सो
classical liberalism, modern liberalism, contemporary liberalism, and the fourth one is neoliberalism या न्यू राइट या न्यू इंडिविजुअलिज्म। और जहां तक इस लिबरलिज्म की बात है, इसमें जो लाइबर वर्ड है लिबरल जो वर्ड है वो सबसे पहले पॉलिटिकल कनोटेशन में आ गया, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में आ गया स्पेन से। कहां से आया? स्पेन से, क्योंकि स्पेन में एक पॉलिटिकल पार्टी थी दैट वाज लिबरल्स पार्टी, और वो चाहते थे स्पेन में वो तब्दीलियां आए जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1719 के हिसाब से प्रोविजंस थे, वही प्रोविजंस लागू हो जाए स्पेन में भी। कौन सी पार्टी चाहती थी ये? स्पेन की लिबरल पार्टी चाहती थी ये कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के हिसाब से जो प्रोविजंस आए हैं वो प्रोविजंस स्पेन में भी है। ये लिबरल पार्टियां स्पेन चाहती थी। जॉर्ज सबाइन जो है, जिसने बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जॉर्ज सबाइन बुक लिखी है इसमें हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जॉर्ज सबाइन डिफाइन करता है लिबरलिज्म को एज अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो लिबरलिज्म है आपने थ्योरी में भी मतलब बातों में भी और प्रैक्टिकल में भी मेंटेन करना है इंडिविजुअल लिबर्टी। जुडिशियल डिफेंस, किसी के राइट्स अगर पामाल होते हैं जुडिशियरी उसकी डिफेंस के लिए आएगी। और आपने एक स्टेट को रन करना है एज पर रूल ऑफ लॉ, आपने एक स्टेट को रन करना है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। सो एज पर जॉर्ज सबाइन, लिबरलिज्म इज थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, इट इज जुडिशियल डिफेंस एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। और इन जनरल अगर आप अपनी डेफिनेशन बना सकते हो लिबरलिज्म की, ये तो फ्रीडम है। सो वी कैन से लिबरलिज्म जनरली मींस इंडिविजुअल फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, इंडिविजुअल फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, इंडिविजुअल फ्रीडम फ्रॉम लिमिटेशंस। उसके बाद जब हम इसकी मैनिफेस्टेशंस या डायमेंशंस या टाइप्स पे आते हैं तो सबसे पहले हम वहां पर देखते हैं नेगेटिव लिबरलिज्म, जिसका नाम है क्लासिकल लिबरलिज्म। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिकल लिबरलिज्म, इट इज आल्सो नोन एज इंडिविजुअल लिबरलिज्म, क्योंकि यहाँ एक इंडिविजुअल फ्री रहता है। इट इज आल्सो नोन एज नेगेटिव लिबरलिज्म। क्यों इसको नेगेटिव लिबरलिज्म कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आती है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। तो नेगेटिव लिबरलिज्म के साथ साथ हम इसको ओरिजिनल लिबरलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंस। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस, सो क्लासिकल लिबरलिज्म में अगर आपको इंडिपेंडेंस है देन इट इज ओरिजिनल लिबरलिज्म, इट इज ओरिजिनल लिबरलिज्म, क्योंकि ओरिजिनल लिबरलिज्म भी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। और इसको हम कहते हैं लेसेस-फेयर लिबरलिज्म, या हम उस स्टेट, इसको हम नेगेटिव स्टेट इसमें कहते हैं क्योंकि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, तो उस स्टेट को हम लेसेस-फेयर स्टेट भी कहेंगे। अब आगे लेसेस-फेयर स्टेट क्या है वी विल डिस्कस हियर। लेकिन अभी जो क्लासिकल लिबरलिज्म यानी नेगेटिव लिबरलिज्म की जो एक्सपोनेंट्स है ना, उनमें थॉमस पेन है, जेम्स मिल है, जेम्स मिल का बेटा जॉन स्टीवर्ट मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर, जेरेमी बेंथम, एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, एंड मिखाइल ऑकिशॉव, मिखाइल जो एक कंजर्वेटिव फिलोसोफर है एरिस्टोटल की तरह। उसके बाद जहां तक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म आर कंसर्न, सबसे पहली बात वहां पे आती है स्टेट इज अ नेसेसरी एवल। स्टेट इज अ नेसेसरी, तो स्टेट का होना भी जरूरी है। और वहां पर ये एवल, ये गुनाह क्या हो रहा है वहां पे प्रमोट हो रही है इनइक्वालिटी। क्या हो रही है प्रमोट? क्योंकि वहां पर जो अमीर है वो ट्रेड करेगा, जो गरीब है वो गरीबतर हो जाएगा। अमीर तो कमाएगा क्योंकि कोई रोकने वाला, उसको टैक्स लेने वाला नहीं है, क्योंकि कौन सी स्टेट है ये? नेगेटिव स्टेट है। तो नेगेटिव स्टेट में एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, आपकी फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। ये क्लासिकल लिबरलिज्म में आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, तो जितना ज्यादा ट्रेड करोगे आपको वो टैक्स नहीं दिया जाएगा, आपसे उतना टैक्स नहीं लिया जाएगा। दैट इज व्हाई अमीर पेन बन जाता है। उस टैक्स से हॉस्पिटल बनता था, यूनिवर्सिटी बनती थी, रोड्स बिल्डिंग्स बनती थी, तो गरीब भी आराम करता था। लेकिन जब आप उस अमीर से टैक्स ही नहीं लेंगे तो आपकी बाकी चीजें जो ह्यूमैनिटेरियन काज के लिए बनती है वो नहीं बना सकते ना। That is why state वहां पर necessary evil थी, and the person who called this very state a necessary evil was Thomas Paine. किसने कहा? So Thomas Paine ने कहा state is a necessary evil। इस क्लासिकल लिबरलिज्म में जो ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन नेचर इसमें सेल्फिश एंड इगोइस्टिक होता था। सेल्फिश एंड इगोइस्टिक, जब हम ह्यूमन नेचर को कहते हैं इट इज सेल्फिश, दैट मींस इट इज इंडिविजुअलिस्टिक, इट इज इंडिविजुअल। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अवाम रियाया के बारे में वो नहीं सोचता है, वो अपने बारे में सोचता है, वो अपने इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देता है ओवर स्टेट इंटरेस्ट। दैट मींस ही इज गिविंग प्रायोरिटी हिज सेल्फ इंटरेस्ट। और इसमें दूसरी चीज आती है, जब आप इसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड करते हो तो वहां पर आप टैक्स नहीं लेते हो, तो जितना आप प्रॉपर्टी कमा सकते हो कमाओ, आपको कोई टैक्स देने वाला नहीं है। दैट मींस यू आर एनकरेजिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी हियर। और यहाँ पर इस क्लास के लिबरलिज्म में आप सपोर्ट करते हो लेसेस-फेयर स्टेट को। किसको? एंड लेसेस-फेयर स्टेट वो स्टेट होती है व्हेन गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
सो लेसिस-फेयर स्टेट में लेसिस-फेयर इकोनॉमी प्रमोट होती है। तो लेसिस-फेयर स्टेट वो स्टेट होती है जब आपके कारोबारी जो काम है, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, वो होती है लेसिस-फेयर स्टेट। उसके साथ साथ वहां एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, ये नेगेटिव स्टेट इसलिए भी है क्योंकि वहां पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। जो इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ, वो कहते हैं वहां पर स्टेट का रोल जो होगा वो मिनिमल होगा, मतलब बहुत कम रोल होगा स्टेट का, और स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी ज्यादा, स्टेट वहां ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। जो बेंथम है, बेंथम ये कहते हैं जो स्टेट का रोल रहेगा वो रहेगा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन वहां पर एक और फिलॉसफर आता है, वो है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर कहता है स्टेट स्टैंड्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये है जो अमीर होंगे वो रूल करेंगे, जो गरीब होंगे वो उनके तहत रहेंगे। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्पेंसर कहते हैं। और इसके साथ साथ जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये एनकरेज करती है इंडिविजुअलिज्म। ये सारी चीजें देख के हम इस क्लासिकल यानी नेगेटिव लिबरलिज्म का क्रिटिक किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले प्रमोट क्या करते हैं, इनइक्वालिटी, अमीर अमीर बनता है, गरीब गरीब रह जाता है। यहाँ पर गैप आती है बिटवीन रिच एंड पुअर, और यहाँ पर हमेशा एक क्लास को मिजरेबल कंडीशंस में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, दैट इज पुअर क्लास। सो मिजरेबल कंडीशंस में उनको रहना पड़ता है। और उसके साथ साथ इस क्लास के लिबरलिज्म में जो एनकरेज होती है, जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, अमीर अमीर और गरीब गरीब बनता है, तो वहां पर आप कैपिटलिज्म जो है उसको प्रमोट करते हैं। दैट्स इट।